अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सिटी से सवाल। मैं हूँ सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सेठी साहब, हाँ जी। खिलाफ मामूल प्रोग्राम शुरू होने से पहले आपका मिजाज और था और अब आपके मिजाज बखैर है। खैर है, मैं आप लोगों को झिड़के दे रहा था कि आप लोगों के नंबर्स ठीक नहीं थे, इसलिए अब आप ज़्यादा मेरे से ना पूछें, ठीक फिर नाराज़ हो जाऊंगा। ठीक है ठीक है, मैं संजीदगी के मूड की तरफ जाने की कोशिश करती हूँ। और मैं बताना चाहती हूँ आपको कि जैसे कल आपने कहा था कि फुल कोर्ट मीटिंग होगी, लेकिन वो हल्ला गुल्ला जो इससे पहले एक्सपेक्ट किया जा सकता था, जिसकी वजह से ये इजलास नहीं बुलाया जा रहा था, वो सब होने नहीं जा रहा। तो कुछ ऐसा ही है कि फुल कोर्ट इजलास हुआ लेकिन कोई बड़ी खबर नहीं बनी। मीनवाइल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है उसके चीफ जस्टिस के तौर पर जस्टिस अमीनुद्दीन ने हल्फ उठा लिया। दीगर जजेस के नाम भी तफसीलात में सामने आ चुके हैं। तो ये इस पेशरफ्त को और स्पेशली फुल कोर्ट इजलास के बारे में अब आप क्या कहेंगे? जस्टिस याहिया ने उसकी सदारत की और उसमें रूल्स की मंजूरी दी, लेकिन ये डिस्कस नहीं हुआ उसमें। नहीं, एक और चीज़ नहीं डिस्कस हुई कि ये फुल कोर्ट क्या चक्कर था ये। सारे कहते हैं जी फुल कोर्ट का डिमांड थी, और आज कह रहे हैं जी कि पहले फुल कोर्ट नहीं हुआ और आज फुल कोर्ट हो गया जी। ऐसे नहीं है, देयर इज़ अ कॉम्प्लिकेशन है। अच्छा, देखिए, जब ये डिमांड मंसूर शाह ने और उनके साथियों ने ये डिमांड की थी कि फुल कोर्ट की जाए, उस 7th अमेंडमेंट पास नहीं हुआ था। एक ड्राफ्ट घूम रहा था, ड्राफ्ट के ऊपर डिस्कशंस हो रहे थे, और उससे ये पता ये चलता था कि अब सुप्रीम कोर्ट को बाइफरकेट कर देंगे। अच्छा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाएंगे, जो बेंच है उसको बना देंगे कोर्ट, और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसको आधा रहने देंगे या थोड़ा सा उससे ज़्यादा। इसलिए उस वक्त ये डिमांड थी कि यार बिफोर दिस हैपन्स ज़रा हमारी बात तो सुन ली जाए, सारे कोर्ट को बुला लिया जाए, बैठ के ज़रा बात कर लेते हैं इस चीज़ के ऊपर। अच्छा, ये डिमांड थी। फुल कोर्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ओके, जो कि उस वक्त एक ही कोर्ट था, उसके अंदर 2 बेंचेस थे, मगर सबको उन्होंने कहा था इकट्ठे करो और हमसे बातें करें, हम ज़रा डिस्कस करें। और जाहिर है जो खर्चा था हुकूमत को, ये था कि वहाँ बैठ के ये लोग इकट्ठे ना हो जाएं जो कि नेसेयर्स हैं, जो कहते हैं ये नहीं होना चाहिए, एक ही कोर्ट रहना चाहिए, इसको बाइफरकेट नहीं करना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन गया, रहने दें इसको, मगर अदालत 2 अदालतें ना करें। और इसके ऊपर अगर बहस हो गई, डिस्कशन शुरू हो गई, तो हाथ से बात निकल जाए बाहर। अभी कुछ लोग ओपनली बात कर रहे हैं, कुछ लोग चुप हैं, कुछ लोग सोचों में पड़े हुए हैं, तो ये बात डिस्कशन शुरू हो गई, वन थिंग में लीड टू अनदर। ये ना हो जाए कि हंगामा ही हो जाए, शोर पड़ गया, तो ये ना हो गया हमारे जो ड्राफ्ट हमने तैयार किया हुआ है उसके ऊपर गड़बड़ ना हो जाए, अच्छा, प्रेशर ना पड़ जाए। सो दैट इज़ वाई जस्टिस मंसूर और उनके कुछ साथी इंसिस्ट कर रहे थे फुल कोर्ट। बट जैसे ही ड्राफ्ट अप्रूव हो गया, प्रेसिडेंट साहब के पास साइन करने के लिए चला गया, दोनों हाउसेस से पास हो गया जी, तो फिर ये जो जजेस थे जो कह रहे थे फुल कोर्ट, उनका जो डिमांड था उसकी कोई अहमियत नहीं रही, बिकॉज फुल कोर्ट तो रहा नहीं। फुल कोर्ट का मतलब था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। जैसे ही वो ड्राफ्ट पास हुआ और लॉ बना, तो देयर वाज नो सच थिंग एज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल, अब रह गया सुप्रीम कोर्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, 2 कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रहा ही नहीं, वजूद नहीं रहा, तो फुल कोर्ट की फिर क्या बात हुई। तो इसलिए वो जो 2 साहब हैं, वो उन्होंने रिजाइन करके वो घर चले गए, क्योंकि उनका जो डिमांड थी कि जी फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बैठे, वो नहीं बैठा, वो अब रहा ही नहीं, वजूद में ही नहीं है। अच्छा, इन्होंने ऑब्वियसली डिले की कि एक दफ़ा ये हो जाए तो फिर देखेंगे हमने किसको बुलाना है और किसको नहीं बुलाना। तो जैसे ये हुआ, इन दोनों ने अपनी रेजिग्नेशन भेज दी, और उधर से जो सुप्रीम कोर्ट रह गया है अफरीदी साहब का, उन्होंने सोचा अब ठीक है, अब हम अपना कोर्ट जो है, जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, नॉट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इसको बुला लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें तो वही लोग रह गए जो कि ज़्यादा शोर नहीं डालेंगे, ठीक। और जो बाकी है, जो चले गए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में, वो तो वैसे ही एक्सक्लूड हो गए जी। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जब ये डिमांड थी कि फुल कोर्ट बैठे, उस वक्त 24 लोग थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ओरिजिनली कम थे, फिर 26 अमेंडमेंट के बाद बढ़ा दिए। अब क्या हुआ कि अब जैसे ये हुआ, सुप्रीम कोर्ट में रह गए हैं 4 लोग, चले गए ऑलरेडी, 3 बाहर से आ गए जी। अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है उसमें 7 लोग हो गए, ठीक है, और इधर से 2 घर चले गए जी, और 2 आज आए नहीं, तो 17 रह गए जी। आज 17 आए हैं, जिसे सो कॉल्ड फुल कोर्ट कह रहे हैं। अच्छा,
मगर ये फुल कोर्ट है ऑफ सुप्रीम कोर्ट, नॉट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। राइट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट। हाँ, इस आईनी तरमीम के बाद की कोर्ट है ये। हाँ, ये उसके बाद की। उनका डिमांड था इससे पहले हो, कि पहले हो, ताकि वो रोक सके इस चीज को, या शोर शराबा हो। तो वो तो सारा उड़ गया था। जिस तरीके से मनूवर किया हुकूमत ने, वो दिस इज व्हाट इज द एंड रिजल्ट। तो इसलिए आज अगर कोई तवक्को कर रहा था कि कोई फायरवर्क्स होंगे, हाँ, कल मैंने कहा था आपको, मैंने कहा था कोई फायरवर्क्स नहीं होंगे। हाँ, याद है जो आपने कहा था वो चलाएं जरा। हाँ, हाँ, चला दे। क्या कहा था? क्या बात है कि रेजिग्नेशंस आ गए हैं, कि इंतजार क्यों नहीं किया कि फुल कोर्ट होगा तो फिर शोर शराबा करके रिजाइन करें। देरीना मुतालबा पूरा होने जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि पहले इंडिकेशन ये थी कि शायद फुल कोर्ट नहीं बुलाया जाएगा, तो उन्होंने अपने रेजिग्नेशंस दे दिए, खत वत तो लिख दिए थे पहले उन्होंने, रेजिग्नेशंस दे दिए। मैं समझता हूँ जैसे ही रेजिग्नेशंस मिले हैं, अच्छा, तो फिर सोचा कि अब हम फुल कोर्ट बुला सकते हैं, क्योंकि अब शोर शराबा नहीं होगा। जो शोर शराबे वाले हैं वो तो उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। अब जस्टिस मंसूर और जस्टिस सतर मनिल्ला तो अब नहीं होंगे फुल कोर्ट। दे वर वेटिंग फॉर द फुल कोर्ट कि वो अगर होता है तो वी विल डू इट आफ्टर द फुल कोर्ट। को फुल कोर्ट के अंदर बोलेंगे ना, मौका मिलेगा ना, लोगों को उकसाएंगे ना, देख ये हो गया वो हो गया, इट वुड हैव बीन हेडलाइंस। फुल कोर्ट के अंदर लड़ाई झगड़े हो गए, ठीक, वो खतरा खत्म हो गया। सो द पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि उस वक्त फुल कोर्ट का कॉन्सेप्ट और था और अमेंडमेंट के बाद फुल कोर्ट का कॉन्सेप्ट और हो गया। और ये जो नया कॉन्सेप्ट है उसके अंदर कोई खतरा नहीं था किसी किस्म का भी कि वो शोर शराबा होगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने बेसिकली एग्री कर गए कि ठीक है। अच्छा, ये यहाँ इस बात से भी होता है कि आज सुप्रीम कोर्ट के एजेंडे में, इस कोर्ट इजलास के एजेंडे में कोई ऐसी बात डिस्कस ही नहीं हुई जो कंट्रोवर्शियल होती, बल्कि जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स हैं 1980 उनका जायज़ा लिया गया और कुछ और मंजूरियाँ दी गई। इससे बढ़ के बात नहीं हुई। तो सेठ साहब, ऐसे में कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि झक्कड़ एक चलेगा इस्तीफ़ों का और मुल्क में बड़ी गड़बड़ होने वाली है, ये इस्तीफ़े आएंगे अब? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई इस्तीफ़े विफ़े लंबे चौड़े आएंगे, एक आध आ सकते हैं। हम 2-3 की तवक्को है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि ओरिजिनल उस ग्रुप के थे जो कि एजिटेट कर रहे थे, ठीक है ना। तो वो हो सकता है उनमें से 2-3 के नाम आ रहे हैं, और हो सकता है वो किसी न किसी स्टेज पे रिज़ाइन कर दें। अच्छा सेठी साहब, 27वीं आईनी तरमीम हुई पाकिस्तान में और आर्मी एक्ट में भी तरमीम की गई पाकिस्तान में, लेकिन जाहिर है ग्लोबली भी हमने देखना है कि किस ऐनक से इसको देखा जा रहा है। तो तबसरों की एक यलगार है जो मुख्तलिफ बड़े अखबारात, न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर फाइनेंशियल टाइम्स, गार्जियन, इवन अल जज़ीरा तक ने इस पर राय ज़नी की है। लेकिन मैं आपका ख्याल भी जानना चाहूँगी कि इसको कोई बेजोड़ शादी कह रहा है, हाइब्रिड सिस्टम को, और कोई कह रहा है कि जो नाजुक सिविल मिलिट्री तवाज़ुन है वो बुरी तरह हिल सकता है। तो कल हम मिस कर गए जो ओहदा अबॉलिश किया गया है उसकी हैसियत क्या थी, उसका किरदार क्या था, और अब जो नया ओहदा तख्लीक किया गया है उसकी पावर्स क्या हैं? क्या ये पावर ग्रैब है या इसका लेना देना मिलिट्री के अंदर के स्कीम से है? बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो लोग तबसरे कर रहे हैं जी, 99% वो लोग हैं जो कि किसी न किसी सियासी जमात के साथ उनका ताल्लुक है, स्पेशली अपोजिशन के साथ, उनकी हमदर्दियाँ उस तरफ हैं, या उन्होंने जमहूरियत के लिए और जमहूरी हक़ाइक़ के लिए जद्दोजहद की है। सीधी सी बात, वो खड़े हुए हैं फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, लेफ्ट के लोग हैं, लिबरल लोग हैं। तो ऐसे तो मगर जो तबसरे सारे आ रहे हैं बड़े इंटरेस्टिंग हैं। इस वक्त कोई बंदा नहीं है जो ये कहे कि ये पावर ग्रैब नहीं है। सब ये कहते हैं पावर ग्रैब है। कोई ये बंदा नहीं है जो ये कहे कि यार जो पहले डी फैक्टो हो रहा था वो अब डी जूरे होने लगा। क्या इसमें कोई नई बात क्या है? किसके पास कोई ज़्यादा पावर आ गई? पहले नहीं ये पावर थी, पहले ये चीज़ें नहीं हो रही थी, पहले ये जजेस ये काम नहीं करते थे, पहले ये वकला हजरात ये काम नहीं करते थे, पहले ये सियासी जमातें ऐसी काम नहीं करती थी जो आज कर रही हैं। तो मगर ये बात कोई कर नहीं रहा है, बिकॉज देखिए इट इज़ पोलिटिकली नॉट पोलिटिकली करेक्ट। इस माहौल के अंदर जो एक माहौल जो बना हुआ है वो माहौल एक पॉपुलिस्ट माहौल बना हुआ है। उसके अंदर जमहूरियत जो है सेक्रेट चीज़ बन चुकी है। इट इज़ मुकद्दस चीज़, हाँ, बहुत मुकद्दस और नायाब। मैंने अपने प्रोग्राम में ये कहा था कि ये तो एक मुकद्दस जो बन चुकी है ये अपनी जगह पे हकीकत है, मगर ये मुकद्दस का उसका जो स्टेचर है वो दिन ब दिन गिरता जा रहा है। सिर्फ दुनिया में भी गिरता जा रहा है और पाकिस्तान में भी, और उसके मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे। तो मेरा ये कहने का ये मकसद था कि अब ये सिर्फ लफ्जी तौर पे ये मुकद्दस है, हकीकत में ये मुकद्दस नहीं है। हकीकत में पावर ग्रैब्स हर जगह पे हो रहे हैं और जमहूरियत इरोड हो रही है, जिसे हम जमहूरियत कहते थे। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो मेरा मौक़िफ़ ये था कि उस दिन से आज तक
चिप 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 करके कॉन्स्टिट्यूशन को अब डेमोक्रेटिक रही नहीं, और जो आया उसने उसको चिप किया अपने मफाद के लिए। तो वो इसलिए टू टॉक टुडे ऑफ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन या जमहूरियत की बहुत बड़ी जदोजहद इज मिसलीडिंग। ये जदोजहद तो 70 साल पहले शुरू होनी चाहिए थी कॉन्स्टिट्यूशन, और वो भी 23 साल लग गए या 25 साल लग गए बिफोर एक कॉन्स्टिट्यूशन आई, और उसके बाद जैसे ही वो आई और वो इरोड होनी शुरू हो गई, चक चिक 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 चिक। और ये जुडिशरी के लिए जितनी बातें हो रही हैं, ये मैं कह रहा हूँ कि ये कब से ये जुडिशरी का जो रोल रहा है वो ये कोई डेमोक्रेटिक रोल नहीं रहा। ये मतलब फ्रॉम टाइम टू टाइम इसमें थोड़ी झलकें आई हैं, हमें नज़र आई हैं, या उम्मीदें वाबस्ता हुई हैं या हुई हैं, मगर कि जी ये जमहूरियत होगी, लाइक द लॉयर्स मूवमेंट। आज चौधरी एतजाज़ कहते हैं कि वो मायूस है कि वो जमहूरी मूवमेंट जिसे वो इनकलाबी समझते हैं, वो इनकलाबी नहीं, वो तो बिल्कुल ही कुछ और ही निकल आया, और जिसने अपने लिए कुछ किया मगर अवाम के लिए और रियासत के इदारों के लिए और इंसाफ के लिए तो किया ही कुछ नहीं। जो कुछ किया अपना पावर, जुडिशरी के कुछ लोगों ने पावर ग्रैब कर लिया, बट इसके साथ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी तो नहीं आई, क्योंकि जिस किस्म के फैसले आए हैं उसके बाद दे आर ऑल पार्टी पॉलिटिकल और पर्सनलाइज्ड फैसला। कुछ एस्टैब्लिशमेंट के हक में आए हैं और कुछ उस वक्त की हुकूमत के हक में आए हैं, या इस वक्त जो पॉपुलर एक सेंटिमेंट है उसके हक में आए। तो मेरा ये तो दैट इज़ व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि ये एक फॉल्स नैरेटिव है कि जमहूरियत बुरा हाल हो गया। अरे भाई कब से ये हो रहा है, सिर्फ आप एक्नॉलेज नहीं करते। मगर इसका एक और भी पहलू है, वो ये है कि जाहिर है कि सिविल सोसाइटी के अंदर और स्पेशली जब से पीटीआई बड़ी पॉपुलर बनी है तो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ एक बयानिया बन चुका है जी, कि मुदाखलत करती है, मुदाखलत करती है और ये करते हैं और वो करते हैं और ये करते हैं। और ये बयानिया पीपल्स पार्टी एक ज़माने में बनाती थी, उन्होंने लीग नून बनाती रही, वो भी फारग हो गई, उन्होंने भी तब्दील कर लिया, हकीकत को पहचान लिया। ये समझे आप कि ये इतना आसान है, समझौता कर लिया, हो गया बस अब ठीक है यार, समझ गया आसान, ठाप पै गई उसी, समझ गए। तो पीटीआई भी जब ये उनके हक में था तो बड़े खुश थे, अब क्योंकि उनके हक में नहीं है तो सारा वक्त जमहूरियत की बात करते हैं। अच्छा, अब मसला ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि पावर जो है ना, डेमोक्रेटिक इरोजन हो रही है, काफ़ी अरसे से ये डेमोक्रेटिक इरोजन हो रही है। इसके बहुत से साइन पोस्ट, किताबें लिखी गई हैं इसके ऊपर, पूरी इतनी किताबें इसके ऊपर कि डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान 1947 से लेके अब तक कैसे सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी ने शुरू से ही सियासतदानों के साथ मिलके, पहले सियासतदानों को बाहर रखा, फिर मिलके कब्जा कर लिया ऑन द ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। तो जमहूरियत तो वो होती है जिसमें डेमोक्रेसी, डेमोस क्या है और क्रेसी क्या है? डेमोस इज द पीपल, पब्लिक पीपल, और क्रेसी इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। तो इसलिए मतलब है कि वो तो कभी हुए ही नहीं, इसीलिए आज ये कोई नहीं डिस्कस कर रहा। लोग कह रहे हैं कि जी डेमोक्रेसी को तकलीफ हो गई, ये हो गया। अरे भाई आप बताएं, अवाम के लिए सिंस द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन या उससे पहले भी अवाम के लिए रियासत के इदारों ने या आइन का सहारा लेके किस लीडर ने अवाम के लिए कुछ किया? किसी ने कुछ नहीं किया। इसीलिए गुर्बत बढ़ती जा रही है, इसीलिए यहाँ टेंशन होती जा रही है। तो अब बात यह है कि हम बड़े सिलेक्टिव हो गए हैं अबाउट आवर डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसलिए जो तबसरे हो रहे हैं, मैं देख रहा हूँ जिस जिसको कोट किया जा रहा है, सारे वही एक रट्टा लगा हुआ है। पावर ग्रैब हो गया, और जी ये हो गया, और जी वो हो गया। अब मैं आपको बताऊँ हुआ क्या है। ये जो पर्सनल पावर ग्रैब वाली बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो कुछ हुआ है उसमें जो थोड़ी बहुत जान रह गई थी जुडिशरी में, वो और कम हो गई। अच्छा, वैसे जो रिफॉर्म्स कहा जा रहा है मच नीडेड। अच्छा, हो क्या रहा था, वो जो थोड़ी बहुत जान थी ना, उससे इंस्टेबिलिटी बड़ी हो रही थी, क्योंकि वो एक सियासी जमात के हक में थी। इट वाज नॉट जस्टिस बट इट वाज पॉलिटिकली इंस्पायर्ड। मगर वो बोल रहे थे, उसे लोग कह रहे थे आज़ाद है, आज़ाद थे टू स्पीक इन फेवर ऑफ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी। ये नहीं कि कोई इंसाफ की, क्या उसमें आवाम के लिए क्या जजेस ने किया था? कुछ भी नहीं किया था। कोई ऐसी जजमेंट नहीं है जो कि आवाम के हक में हुई है। अच्छा, तो एनीवे, तो अब ये सिचुएशन ये है कि ये पावर ग्रैब है या नहीं है। बात यह है कि जैसे जुडिशरी के अंदर कुछ थोड़े बहुत लोग रह गए थे जो फ्रॉम टाइम टू टाइम कुछ ऐसे फैसले कर लेते थे जिसके साथ शायद वो पोजीशन ले लेते थे अगेंस्ट द इस्टेब्लिशमेंट या अगेंस्ट द सिटिंग गवर्नमेंट। अब शायद वो भी मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने किया क्या है, इसीलिए दो अलग-अलग कर दिए कि जहाँ
वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो अब कोई ऐसा फैसला नहीं करेगा जिसके साथ सियासी इंस्टेबिलिटी हो। डिसएग्रीमेंट हो सकती है, छोटे मोटे इधर उधर की चीज़ें हो सकती हैं, मगर ये कि इसको डिस्टेबलाइज कर दिया जाए वो नहीं होगा, जैसे पहले होता रहा, जैसे एक दो दफ़ा पहले हुआ है। बट वो इट वाज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, इट वाज इन द इंटरेस्ट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। अब वो मसला हल हो गया है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पॉलिटिक्स। अब रह गए जो बाकी कोर्ट रह गए, जैसे आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, वहाँ बाकी सारे इश्यूज डिस्कस होंगे। वहाँ जो और बाकी हजारों इश्यूज, बैकलॉग है जो सारा कुछ है वो करें बैठ के। अब लेट्स उसे जल्दी से स्पीड अप करें, बिकॉज दैट इज वेयर रियल जस्टिस लाइज फॉर द पीपल। वो नॉन पॉलिटिकल इश्यूज जो वहाँ होंगे, टैक्स के इश्यूज वहाँ होंगे, लैंड्स के बहुत हज़ारों सिविल इश्यूज हैं और कॉर्पोरेट इश्यूज हैं जो वहाँ होंगे। अब अगर किसी में कोई ऐसा पॉइंट आता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो रजिस्ट्रार देखेगा कि इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट है तो इट विल रिफर इट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। तो आई थिंक इन द इंटरेस्ट ऑफ डीपोलिटिसाइजिंग, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पोलिटिसाइज हो चुका था, अब उसी तरफ चला गया। अब ठीक है, ये जाएगा अब। सो अब मैं ये तो देखिए ना, तो इस किस्म की सिचुएशन है। अब जहाँ तक सेंट्रलाइजिंग पावर इन द हैंड्स ऑफ द आर्मी चीफ, जो पहले भी ऐसे ही था। पहले आर्मी चीफ वाज ऑल इन ऑल, आर्मी चीफ वाज बिगर देन द एयर चीफ एंड द नेवी चीफ। आर्मी चीफ जब बैठते थे तो वो चुप ही होते थे, यही बोलते थे। पता था कि ये वो एक मुहावरा है लैटिन का, प्राइमस इंटर पैरिस, कि फर्स्ट अमंगस्ट इक्वल्स। तो ये फर्स्ट अमंगस्ट इक्वल्स फौज हमेशा ये रही है। अब आप जैसे लोग मुझे उस दिन पूछ रहे थे कि ये फौज के पास इतना पावर क्यों होता है, एयरफोर्स के पास क्यों नहीं है, या नेवी के पास क्यों नहीं है, ये क्यों फौज क्यों पावरफुल होती है, हर जगह पे ऐसी है, ग्राउंड फोर्सेस ही क्यों ऐसे। तो उसका मैंने आपको जवाब दिया था, मैं फिर दे देता हूँ यहाँ। और जवाब देता है ऐसी कि जिसे कोई टैंक है वही पावरफुल होता है। सो देयरफॉर द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन इन द डिफेंस फोर्सेस इज ऑलवेज द आर्म्ड फोर्सेस, एंड द आर्म्ड फोर्सेस में से इट इज द मिलिट्री आर्मी दैट इज द मोस्ट पावरफुल। दैट इज व्हाई दे कंट्रोल एवरीथिंग। और हमारे यहाँ हकीकत यही रही है कि फौज के लोग ही बने हैं, उन्हीं के पास पावर है, और बाकी जो चीफ्स हैं दे गो अलोंग, उनके पास कोई पावर नहीं है एक्सेप्ट दी institutional power to follow orders and do what they need to do as chiefs of their forces। ठीक। तो अब हुआ ये है, इसको उन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। तो ये मतलब व्हाट्स द बिग डील। ये पहले भी ऐसे ही था और अब भी वैसे ही है। पहले भी आर्मी चीफ बैठता था, जब वो बोलता था तो बाकी दो चुप होते थे। ठीक। और जब वो आपस में भी बैठते थे तो आर्मी चीफ की बात सुनी जाती थी, बिकॉज और पहले वॉरफेयर भी यही था आयशा। पहले जो वॉरफेयर था से इंडिया पाकिस्तान का, जिसमें फौज आती है, लैंड बेस्ड। हम हमेशा बॉर्डर की बात करते थे, LOC की बात करते थे, कश्मीर की बात करते थे। हम कभी एयर, और वो तो सप्लीमेंट्री रोल था ना। ठीक। वो तो सप्लीमेंट्री रोल था, दैट वाज नॉट द प्राइमरी रोल। तो हुआ ये है कि जब से ये सारा ड्रामा शुरू हुआ है ना ऑफ प्लेटफॉर्म, जो कि बिगर प्लेटफॉर्म है, is not just the platform of the army, it is now the platform of the air force, multi domain जिसे कहते हैं। वो इंडिया बेचारा एक्सपर्ट है जो बोल के थक गया है। क्या नाम है, परवीन सानी, वो रो के थक गया कि पाकिस्तान की एडवांस ही इसी चीज़ में है कि उन्होंने मल्टी डोमेन वॉरफेयर जो है पहले से सीखना शुरू कर दिया, अडॉप्ट करना शुरू कर दिया था, और इंडिया ने नहीं किया। तो इंडिया की भी एयरफोर्स अलग है, नेवी अलग है, और यूनिफाइड कमांड नहीं है। और हमारे यहाँ ये है कि कम से कम यूनिफाइड कमांड बिटवीन आर्मी एंड एयरफोर्स ये डेमोन्स्ट्रेट हो गया था इस दफा डेमोन्स्ट्रेट हो गया। नेवी डिडंट कम इनटू इट, बट आगे जो कुछ होगा उसमें शायद नेवी को भी आना पड़ेगा। तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मेन रीजंस, जो कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ, जो कि एक ब्यूरोक्रेटिक फंक्शन था, सिर्फ डिस्कशन फोरम था, उसको ख़त्म करके एक डिफेंस कमांड बना दिया गया है। ठीक है, विच विल बी फार मोर एक्टिव, जहाँ मोर वॉर गेम्स होंगी, जहाँ स्ट्रेटजीज बनेंगी, जहाँ लिंकेजेस बनेंगी। ये रातों रात नहीं होगा। मैंने जो रिटायर्ड कुछ सीनियर लोग हैं जिनके कोई अपने सियासी एजेंडे नहीं है, उनसे बात की है। वो कहते हैं ये तो 5 साल पहले होना चाहिए था। अच्छा। ये यूनिफाइड कमांड जैसे कि एयरफोर्स ने अपना करना शुरू कर दिया था, मल्टी डोमेन, जिसके अंदर जस्ट नॉट जस्ट द जेट्स फ्लाइंग, बट इट वाज आल्सो लेटेस्ट टेक इन टर्म्स ऑफ एयर प्लेटफॉर्म्स जो कि लिंक थे, एंड सैटेलाइट्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड न्यू मिसाइल्स एंड सो ऑन। तो
इस किस्म की चीज़ थी। फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं, जो बात होती है कि जो टारगेटिंग थी एयरफोर्स की इस दफ़ा, इन्होंने प्लान, इनके हक ये टारगेट पे थे 12 राफेल को गिराने के लिए, प्लस सम अदर्स, टोटल 12 लॉक कर दिए गए थे, बटन दबाना था जी। और उस वक्त डिस्कशन हुई बिटवीन द कमांडर्स आर्मी एंड, तो कुछ लोगों का ये कहना था दबा दो बटन, 12 से 12 गिरा दो, और कुछ ने ये कहा कि नहीं 12 ना करें, बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। हमने तो सिर्फ बताना है, तो 4 ही काफ़ी है या 6 काफ़ी है या 7 काफ़ी है, 12 बुरा ना करें, फिर इंडिया के लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा, एस्केलेशन हो जाएगी जी। तो ये थोड़ी बहुत तो कोऑर्डिनेशन हो गई थी कमांड लेने के बाद ही और जब ये उन्होंने अटैक किया तो फिर तो मिसाइल्स को एक्टिवेट करना था। पहले मिसाइल कमांड जो था वो फौज के पास था, अब आगे जिस किस्म की डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं तो वो तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एयरफोर्स, नेवी, क्योंकि अब आपके सबमरीन्स जो हैं उनके अंदर भी मिसाइल्स हैं, इसीलिए इन्होंने एक नया मिसाइल कमांड बना दिया है ताकि वहाँ भी एक यूनिटी हो, पता तो हमारे पास है क्या, कैसे मूव करना है, कैसे कोऑर्डिनेट करना है। हाँ। और ये इन्होंने बनाई है कमांड ऑफ डिफेंस फोर्स, ये भी अगले 3-4 साल में जाके एक्टिव हो जाएगी और ऑपरेशनलाइज हो जाएगी। तो इसको ये कहना कि जी वो चेयरमैन को निकाल के खुद पावर ले ली एटसेट्रा एटसेट्रा, दिस इज एन ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट, आई एम कन्विंस्ड ऑफ इट, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द पावर ग्रैब। तो इसका ये है कि जो पहले आर्मी एंड द आर्मी चीफ वाज ऑल इन ऑल, उसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया, बट थोड़ी बहुत इज्जत जो है बाकी फोर्सेस की रखी है, उनको भी फील्ड बना दिया गया है, फील्ड मार्शल के ओहदे मिल गए, उनको भी वही पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिल गए, एंड नाउ दे विल बी सिटिंग इन अ फॉर्म ऑफ ऑपरेशनल कमांड सिचुएशन। इस चेयरमैन जॉइंट चीफ में तो कोई 4-5 बंदे थे, सेक्रेटेरिएट है, वहाँ होता क्या था। नहीं, उधर बजट के एलोकेशन की बात की जाए, वो बजट भी वही यही जाके बजट बनाते थे, बस वो एक फॉर्मल सेक्रेटेरिएट थी कि तुम बजट बना दो, ऐसा हम दिखाओ, असली अप्रूव करने हैं, एंड दैट्स इट। और उसमें भी आगे जो चीज़ें जाने जा रही है, पहले ये था कि एयरफोर्स को पैसे ज़्यादा चाहिए होते थे बिकॉज उनको टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, आर्मी को उतनी हाई टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए होती थी, लैंड फोर्सेस है, यहाँ तो 6 लाख 7 लाख 8 लाख फौजी है, एयरफोर्स में तो नहीं है इतने, सिमिलरली नेवी इतनी बड़ी नहीं है, तो उनके बजट्स वर सेपरेट, उनके बजट्स भी उनको कम मिलते थे बिकॉज दे वर नॉट पार्ट ऑफ द ऑपरेशनल कमांड, दे वर, उनके बड़े लिमिटेड रोल्स थे। But now it's going to be a unified command, multi-domain. तो इसलिए I think ये some of these issues are operational, and some are definitely कि जो पहले इनफॉर्मल अरेंजमेंट था, जो कि डिफेक्टो था और एस्टैब्लिश था, उसको थोड़ा सा इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया। बट इस पे कोई शक नहीं है कि द आर्मी चीफ इज नाउ पावरफुल, इंस्टीट्यूशनली कॉन्स्टिट्यूशनली वेरी पावरफुल मैन। ठीक है, तो ये है इसकी निटी-ग्रिटीज़ और ये है इन बातों की बुनियाद जिसको लेकर इस वक्त दुनिया में तबसरे और तबरे दोनों किए जा रहे हैं और ख़तरे की वो घंटियां बजाई जा रही हैं जो इससे पहले भी मुतादिद बार बजती रहीं। लेकिन जैसे सेठी साहब ने कहा, मई का वाक़या हुआ और एक पड़ोसी मुल्क के साथ हमारी जंग हुई, तो जंग के तकाजे भी बदल गए और उसके बाद इसकी पेचीदगियों को गौर करते हुए जो माजी में रहा है प्रैक्टिस का हिस्सा, उसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है। तो ये है इसका सारा एनालिसिस। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया सिटी साहब। इसमें 27वीं अमेंडमेंट को लेकर बहुत सी सराहियाँ की जा रही हैं और हर एक का अपना माइंड है, जितने मुँह उतनी बातें। लेकिन आपने पिछले हफ्ते 27 अमेंडमेंट के बारे में बात करते हुए कहा था कि इससे शायद इमरान खान साहब के लिए कोई ओपनिंग है, या जैसे उनके लिए रास्ते बिल्कुल बंद हो चुके, मसदूद हो चुके थे, तो कोई ना कोई जो थ्रेट है वो नहीं रहेगा। इसको कुछ इस तरह से इंटरप्रेट किया गया कि जैसे इमरान खान साहब के फ़ायदे की कोई बात इस 27 अमेंडमेंट की वजह से हो गई है, तो ऐसा ही आप कहना चाहते थे? नहीं, मैं आज देख रहा था आयशा कि कुछ लोग मेरा जो एनालिसिस था उसको डिस्टॉर्ट कर रहे हैं और सवाल ये कर रहे हैं कि लोगों से कि जी सेठी साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान का फ़ायदा हो जाएगा इससे, आने वाले दिनों में इमरान खान का फ़ायदा। अभी तो बिल्कुल ऐसी बात मैंने नहीं कही कि इमरान खान का फ़ायदा हो जाएगा। मैंने क्या कहा था, बड़े सोच समझ के मैं बात करता हूँ, बारीकी होती है उसमें, कुछ समझने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने कहा था कि एक खदशा ये भी होता है ना अंदर कि अगला जड़ा आएगा, जैसे मियाँ साहब ने आके निकाल दिया था किसी को, और अगला खान साहब अगर वापस आ गए, खुदा न ख्वास्ता, इस मुल्क में बहुत कुछ होता है, तो अगर वो आ गया तो उन्होंने गड़बड़ कर दे वो सानू, ठीक मुशर्रफ के साथ हुआ था। तो चलो उस सिचुएशन को भी ख़त्म कर दिया जाए। मुश्किल हो जाएगा अब किसी प्राइम मिनिस्टर के लिए फील्ड मार्शल को निकालना।
ठीक है ना, ये इसमें यही तब्दीली आ गई है ना, पार्लियामेंट 2/3 मेजोरिटी के साथ ही निकाल सकते, ये हुआ ना। तो मैं ये कह रहा था कि जो डर था ना, जो भी चल रहा है, जैसे भुट्टो साहब जब ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाया, ज़ियाउल हक ने कहा था 90 दिन के बाद हम इलेक्शन करा देंगे। साहब को उस वक्त हिरासत में लिया हुआ था, फिर छोड़ दिया, फिर वो चले गए लड़काना, और फिर वो चले गए मरी, कैनवस कर रहे थे। तारीख में थोड़ी सुना रहा हूँ लोगों को जिनको नहीं पता क्या हुआ था। तो उस वक्त ये समझते थे कि मैं करा लूँगा इलेक्शन 90 दिन में और ख़त्म हो जाएगी बात, मैं रहूँगा, भुट्टो इलेक्शन आ जाएगी, ये इलेक्शन रिट थी, ठीक हो जाएगा, ऑपोजिशन सेटिस्फाई हो जाएगी। पर हुआ क्या, भुट्टो साहब जब लड़काने गए तो वहाँ उन्होंने कहा मैं आके टांग देंगा, तड़ी लगा दी। उफ, तड़ी, पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर तड़ी नहीं लगाता, तो खौफ फैल जाता है। हाँ। फिर मरी में जाके फिर उन्होंने ऐसी को बात की। तो आप सोचिए ज़ियाउल हक साहब क्या सोच रहे होंगे, ओ मारे गए, इन्हें तो आगे मैंने आर्टिकल 6 ला के मैंने फारग कर देना। तो फिर उस वक्त ये तबसरे शुरू हो गए कि या ये रहेगा या वो रहेगा। हाँ। तो अब सिचुएशन ये है कि खान साहब भी उसी किस्म के बातें वहाँ उनके बारे में भी होती रही हैं, हो रही हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि इसके बाद वो बातें ख़त्म हो जाएंगी कि वो आके कुछ कर सकते हैं अगर उन्होंने किसी स्टेज पे आना है या उनके लिए कोई रास्ता निकलता है। आज तो नहीं कोई निकलेगा ना, आज तो सूरत हाल बिल्कुल उनके खिलाफ जा रही है। मगर जो आइन के अंदर अमेंडमेंट्स हो गई हैं और सियासत आपकी मुल्क की बड़ी स्ट्रेंज फॉरवर्ड है कि अगर ऐसी सूरत हाल किसी स्टेज पे भी होती है कि खान साहब की वापसी होनी है, तो मैं समझता हूँ कि फिर खान साहब अगर गुस्सा भी है उनमें, इंतकाम लेने का भी जज्बा है, तो वो शायद फिर कर भी कुछ नहीं सकेंगे। तो शायद उनके सामने आइन आ जाएगा और आइन उनको एक रास्ता दे देगा। चल यार वापस आ, कॉम्प्रोमाइज करके तो पावर में सेविंग दे देगा, आप पावर में आ जाए। तो इसलिए मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा था। इसमें से लोगों ने निकाल के कहा कि जी उसे ठीक है, इमरान वास्ते बड़ा अच्छा है। मैं ये नहीं कहता, मैं कहता हूँ हो सकता है कि इन टाइम टू कम दिस कुड बी द कॉम्प्रोमाइज टू ब्रिंग पॉलिटिक्स बैक इनटू प्ले। अभी तो पॉलिटिक्स खत्म होने जा रही थी, मगर हो सकता है फिर पॉलिटिक्स खुल जाए। ये कैसे हो सकता है कि इतनी पॉपुलर पार्टी जो है ये सारी उम्र के लिए बाहर रहेगी। भुट्टो साहब की पॉपुलर पार्टी थी ना कि 10 साल बाहर रही, फिर मोहतरमा आ गई ना, ठीक, और फिर बेनज़ीर भी बाहर रहे, फिर वापस आना पड़ा, तो बाहर रहे ना 10 साल, फिर आ गए ना, आ गए तो बीबी भी आ गई, फिर परवेज मुशर्रफ को ने ऑर्डिनेंस से तो सब कुछ हो गया, इस मुल्क में होता रहा है। तो आई थिंक इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना और जो ओरिजिनल जो था वो हकीकत में ओरिजिनल आइन को आर्टिकल 6 को फारग कर दिया था। उसकी अहमियत ही कोई नहीं रही थी आर्टिकल 6 की। वो एक एनीवे चले, अच्छा हो गया। ये दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। असर उनमें उस तशरीह उसकी और तरह से कर दी गई, लेकिन आप किसी और एंगल से देख रहे थे और आप बिल बईद का एक नक्शा सामने रख रहे थे कि इस अमेंडमेंट से ये वाला पहलू भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए स्टेज पे काम आ सकता है या ना है। हाँ, लेकिन ये जो बनाया गया है, ये किया गया है, ये इसलिए नहीं किया गया, ये और इसके वजूहात हैं। हाँ। मगर इसके फिर और कॉन्सिक्वेंसेस भी निकलते हैं। जाहिर है फिर बहुत से पहलू आने वाले दिनों में कारफरमा भी होंगे, और यही हमने देखा है माजी में भी जो अमेंडमेंट्स की गई हैं वो बाद में क्या शक्ल इख्तियार कर गई हैं, फिर उसके लिए भी क्या करना पड़ा, तारीख है। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया, बहुत हो गए मेरे सवाल, और अब व्यूअर्स के सवाल वो जो देख रहे हैं इस वक्त हमारा शो, और एक व्यूअर है, नाम नहीं लिखा और जगह भी नाम, जगह में सवाल इंटरेस्टिंग है, शामिल करते हैं। इस वक्त जो दुनिया के हालात हैं उसको अगर आप कंपेयर करें वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 से पहले के हालात से, तो वो उसमें काफी ज्यादा सिमिलरिटीज आपको मिलेंगी। जिस तरह नेशनलिज्म राइज पर है, पॉपुलिज्म राइज पर है, राइट विंग गवर्नमेंट दुनिया भर में इस वक्त बन रही है, और वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी जो है वो ऑन द डिक्लाइन है, जिस तरह आपने लास्ट टाइम बताया था, और डिक्टेटर्स भी काफी ज्यादा तादाद में इस वक्त दुनिया में है, और यूएन जो है ऑलमोस्ट वो टूथलेस इदारा है इस वक्त, और इसके अलावा इकोनॉमिक बबल जो है यूएस इकोनॉमी का, वो तकरीबन बहुत सारे एनालिस्ट कहते हैं कि ये बस्ट होने के करीब है, और ग्लोबल फ्लैश पॉइंट बहुत ज्यादा है। गजा का है, यूक्रेन का है, साउथ चाइना सी में टेंशन है, और इवन अब चाइना जो है वो साउथ अमेरिका पहुंच गया है, तो उधर काफी टेंशन है। तो ऐसे में अगर कोई ग्लोबल ट्रिगरिंग इवेंट हो जाता है या कोई मिसकैलकुलेशन किसी और फैक्टर्स की वजह से, तो आपको क्या लगता है कि वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो स्टार्ट हो सकती है या उसका कोई चांसेस ज्यादा हैं? जी थैंक यू। अर्ज़ ये है कि ये बात जो आपने की ना वर्ल्ड वॉर 3 या न्यूक्लियर कॉन्फ्रंटेशन, ये बात तो हो रही है। ये नहीं है कि ये सवाल आपने कहीं से अपने इमेजिनेशन से निकाला है। हकीकत है कि इसके अंदर टेंशन्स हैं इस वक्त ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर। उसकी वजह, मोटी वजह
बाकी बातें आपने की हैं वो सही हैं अपनी जगह पे। मोटी वजह ये है कि एक बाईपोलर वर्ल्ड अब वो मल्टीपोलर बनने जा रहा है, और पुराना जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर था, सो कॉल्ड रूल्स बेस्ड ऑर्डर, जो अमेरिका ने और यूरोप ने बनाया था, वो अब गिर रहा है, वो क्रम्बल कर रहा है। और राइज ऑफ चाइना एंड रशिया तो 4 साल पहले कोई इसको सोच भी नहीं सकता था, 5 साल पहले कि इट वुड बी काउंटेड अमंग्स्ट द ग्रेट पावर्स, बट रशिया इज़ नाउ अगेन पार्ट ऑफ द ग्रेट पावर्स। तो इसलिए अब वर्ल्ड इज़ चेंजिंग, इकोनॉमिक्स इज़ चेंजिंग, political systems are changing, democracy की notion is changing, authoritarianism is on the rise, और मिडल ईस्ट बहुत बड़ा स्पार्किंग पॉइंट बन चुका है, यूरोप बहुत बड़ा स्पार्किंग पॉइंट बन चुका है, और चाइना किसी स्टेज के अंदर भी ताइवान और साउथ चाइना सी के अंदर बन सकता है। आपने सही कहा ये सारी बातें, मगर क्या विल दिस लीड टू अ न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट, विल दिस लीड टू, क्योंकि न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट अगर 2 जगह पे भी हो गई तो इट विल स्प्रेड आउट एंड क्रिएट ए ह्यूज प्रॉब्लम। इंडिया पाकिस्तान की अगर न्यूक्लियर जंग हो जाती है तो उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं आप कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, बिकॉज नाउ द होल अर्थ ग्लोब विल बी अफेक्टेड। तो वर्ल्ड वॉर 3 तो आई वुड नॉट से, आई वुड कॉल इट अ न्यूक्लियर कॉन्फ्रंटेशन। ज़रूरी नहीं है कि सारे मुल्क को, वर्ल्ड वॉर 3 में तो बिल्कुल द होल वर्ल्ड गॉट इन्वॉल्व, तो ये ज़रूरी नहीं कि द होल वर्ल्ड विल गेट इन्वॉल्व इन अ न्यूक्लियर कॉन्फ्रंटेशन, बट द होल वर्ल्ड विल बी अफेक्टेड। ये 2 चीज़ें फ़र्क है। आइए अब आगे के इस वक्त क्या इश्यूज़ हैं। विल देयर बी ए न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रशिया एंड अमेरिका, और रशिया एंड यूरोप एंड यूक्रेन? Will there be a nuclear conflict between America and China in the South China Sea over Taiwan? Will there be a nuclear conflict between India and Pakistan? ये इस वक्त 3 hot spots हैं, and the 4th of course is the Middle East. Iran is trying to make a nuclear bomb. Pakistan has a nuclear bomb. Israel has a nuclear bomb. So the situation is quite tense. Everything is work in motion. तो इस सिलसिले में व्हाट इज़ द रियल पॉसिबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियर कॉन्फ्रंटेशन? अब मैं आपको थोड़ा सा तसल्ली देता हूँ। तसल्ली एक ये है कि चाइना का बिल्कुल किसी सूरत में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है इन अ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट। ना वो इंडिया के साथ चाहता है, ना वो अमेरिका के साथ चाहता है। उसने जो अपनी फॉरवर्ड पॉलिसी की है इज़ बेस्ड ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स। इट्स नॉट बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक आइडियल्स और ऑन द आइडियल्स ऑफ वॉर और on the ideals of spheres of influence. और उनका है spheres of security, not spheres of influence. Spheres of influence without controls. Security का जो उनका notion है joint security, not my security and your more and your less. No, joint security, everybody's security. So China is not interested, but it has to maintain a role of a power. And power is military power and economic power. और कौन सा power है? वो दोनों demonstrate कर रहे हैं। वो एक डिटेरेंस है एक किस्म का, बट उनकी फ़लसफ़े के अंदर वॉर इज़ ऑन इम्पीरियलिज्म इज़ नॉट बिल्ट इनटू देयर फिलॉसफी। आइए, पाकिस्तान का न्यूक्लियर बॉम्ब इज़ अ डिटेरेंट, इट इज़ नॉट मेंट फॉर एग्रेशन, इट इज़ मेंट फॉर डिफेंस, सो दैट देयर इज़ नो थ्रेट। इंडिया का जो था, दे सेड इट वाज अ स्माइलिंग बुद्धा, उनका भी यही था कि हमने तो सिर्फ टेस्टिंग की है फॉर पीसफुल पर्पसेस। सो विल दे take a risk and escalate to nuclear conflict? I don't think so. इसीलिए संदूर 1 के बाद संदूर 2 पे रुका हुआ है सब कुछ। उन्हें पता है कि अगर थोड़ी सी भी अब संदूर 2 किया तो एस्केलेशन ना हो जाए, और अगर एस्केलेशन हो गई तो फिर बहुत ख़तरा होगा। बिकॉज अगर पाकिस्तान का जो पोजीशन है वो तो यही है कि अगर इफ़ यू ट्राई टू वाइप अस आउट तो वी विल हैव टू डिफेंड आवरसेल्व्स एंड द न्यूक्लियर वेपन इज़ फॉर डिफेंस। तो इंडिया नोज दिस, द वर्ल्ड नोज दिस, ये करने नहीं देंगे इनको, उस स्टेज पे आने नहीं देंगे। आएंगे इधर उधर खेलेंगे पर आएंगे नहीं उस स्टेज पे। तीसरी जगह आप आइए, यूरोप एंड रशिया। यूरोप प्रेशर डाल रहा है और यूक्रेन के साथ मिलकर अमेरिका के ऊपर कि आप उन्हें लॉन्ग रेंज मिसाइल्स दें। रशिया की पोजीशन बड़ी क्लियर है कि अगर ऐसी कोई चीज़ हुई तो रशिया विल प्रोटेक्ट इटसेल्फ। और रशिया, पुतिन ने ये कहा है कि वी हैव न्यूक्लियर वेपन्स और वी आर ऑन द रेडी। उन्होंने, बिकॉज दे रियलाइज कि अगर रशिया को अटैक कर दिया विद लॉन्ग रेंज मिसाइल्स तो बड़ा सीरियस, इट्स लाइक पाकिस्तान को इंडिया अटैक कर देता है। द होल ऑफ नेटो बैक्ड बाय अमेरिका एंड यूरोप, एंड तो वो तो फिर ऑब्वियसली इट्स एस्केलेशन। बिकॉज रशिया तो 2-3 साल हो गए स्लो लैंड फोर्सेस के साथ कर रहा है जो भी कर रहा है।
तो इसलिए चांसेस ऑफ अ न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट वहाँ भी नहीं है। तीसरी बात आप कि डोनाल्ड ट्रंप ने उसका एजेंडा ये है कि आई एम एंटी वॉर। वो तो उसका तो एजेंडा ये है कि मैं वॉर्स रोकने आया हूँ और नोबेल प्राइज़ मैंने लेना है एज अ प्रेसिडेंट दैट वांट्स पीस एंड नो वॉर्स। तो मैं ये समझता हूँ कि बिकॉज ऑफ सम ऑफ दीज रीजंस, अब टाइम थोड़ा नहीं तो मैं इसके ऊपर एक्सपैंड करता। टेंशन ज़रूर रहेंगी, मगर अगर ये किसी न किसी स्टेज पे एक्सेप्टेंस हो जाती है कि न्यूक्लियर वेपन्स, Israel will not use nuclear weapons, and there will be no attempt by the Arabs and the Muslims to exterminate Israel. So there's no reason why it should use nuclear weapons. तो अगर इसराइल के साथ कोई सेटलमेंट किसी न किसी स्टेज पे हो जाती है तो वो जो एक थ्रेट है ना कि मिडिल ईस्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम बन जाए, दैट कैन ऑल्सो गो, बट वी आर इन वर्क इन प्रोग्रेस। तो मैं नहीं समझता कि देयर इज दैट देयर विल बी अ न्यूक्लियर वॉर। पॉसिबिलिटी यू कांट रूल इट आउट। बड़े एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं और गलत फैसले भी हो जाते हैं। आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसे शुरू हुई थी, एक आर्च बिशप को असैसिनेट कर दिया, ट्रिगर्ड अ वॉर एंड सो ऑन। एंड अगर हिटलर ना होता तो देयर वुडंट हैव बीन अ सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो दैट पॉसिबिलिटी कांट बी रूल्ड आउट। बट जो constellation of forces, they are not interested in another war. इस वक्त the war is going to be on the economic front. That's what Donald Trump is trying to do. Economics को इस्तेमाल करके, मगर मैं समझता हूँ he will fail in his economic war, and China will succeed, and the world will be split into at least 2 or 3 different powers. The China, Russia, and America. I think Europe will not be a power. मैं तो समझता हूँ नेटो नहीं रहेगा, मैं तो समझता हूँ कि EU नहीं रहेगा इन द नेक्स्ट 5-10 years, जिस किस्म के वहाँ स्प्लिटिज्म चल रही है। एंड सो आई थिंक द डेंजर ऑफ अ न्यूक्लियर वॉर नहीं है। बहुत अच्छा सवाल और उस पर सैर हासिल आपको जवाब मिल गया। आपने अपना नाम लिखा होता तो आपका नाम लेकर आपका शुक्रिया भी अदा करते। फिर भी शुक्रिया। तारिक अमीन भावलपुर से, ज़िशान UAE से, असद चौधरी वाशिंगटन से, सुहेब इंग्लैंड से, मलिक वकार अली भी इंग्लैंड से, डॉक्टर काशिफ सरगोदा से, हाजी रियासत गुजरांवाला से, नौमान दुबई से, शहरियार कुरैशी अमरीका से, इसके अलावा भी बहुत से नाम। शुक्रिया आपके सवालों का। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त।